हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर पार्ट 6 तत्वों के निष्कर्षण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार बोर्ड में तो समझ लो कि 5 मार्क्स का आता है और लगभग हम समझते हैं कि कभी कभी लगातार साल देता है, 17 में भी 18 में भी ऐसे, और ये देता है 5 मार्क्स का। तो आप बाबू इसे ध्यान से देखेंगे, सभी दोस्तों लोग को भी कहेंगे इसको देखने के लिए और बहुत गौर से समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन बार देखें और देख करके इसको आप याद भी कर लें। देखो बाबू, हम लोग बात करें आज आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण देखिए, आपको 5 मार्क्स चाहिए इसके लिए, तो आपको इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि आयरन का निष्कर्षण सही है, आयरन का निष्कर्षण करना है हमें। तो सबसे पहले हमको आयरन के कितने अयस्क होते हैं, पहले इसकी बात जाने। तो बताओ आयरन के कितने अयस्क होते हैं? आयरन के मुख्य अयस्क, अब बताओ आयरन के मुख्य अयस्क कौन कौन है? तो पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है सीडेराइट, और लिमोनाइट। अब यहां बात करें हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला होता है? तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2, चूंकि ऑक्साइड है Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या परिभाषा होता है? तो Fe3O4। सीडेराइट का क्या फॉर्मूला होता है? तो FeCO3। और लिमोनाइट का क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3 3H2O। और एक आयरन पायराइट, FeS2। तो देखिए बाबू, ये ऑक्साइड अयस्क, ये कार्बन का ऑक्साइड अयस्क, ये कार्बन का कार्बोनेट अयस्क, ये कार्बन का एक तरह का ऑक्साइड अयस्क, और ये सल्फाइड अयस्क। यानी कि कार्बन का अगर बोलेगा मुख्य अयस्क कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। आप आयरन का मुख्य अयस्क कहेंगे तो हम लोग क्या क्या कहेंगे? आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। लेकिन इतने सारे अयस्कों में से आयरन मुख्यतः हेमेटाइट से निकाला जाता है। आयरन मुख्यतः कहाँ से निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है, जो निम्न पदों में पूर्ण होता है। तो कौन कौन सा पद है? अब हर पद की बात करें, अगर बोलेगा कि आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः कहाँ से होता है, तो हेमेटाइट अयस्क से, और जो एक पद में नहीं, डायरेक्ट नहीं निकलता है, कई पदों में होता है। अब बारी से सभी पदों को देखा जाए। पहला पद कूटना एवं पीसना। खनन से प्राप्त अयस्क हेमाटाइट अयस्क बड़े होते हैं, अतः इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। अतः इसे
छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है तथा इसे पाउडर फॉर्म में, पाउडर के रूप में भी परिवर्तित कर लेते हैं, जिसे पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण द्वारा किया जाता है। हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा किया जाता है। अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए, ठीक है, आप बोलो अयस्क को मुख्यतः कहां से निकालते हो? तो हेमाटाइट अयस्क से, हेमाटाइट अयस्क से निकालते हैं, हेमाटाइट अयस्क से निकालते हैं। फिर इसके बाद आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से निकालते हैं, हेमाटाइट अयस्क से करते हैं, जो निम्न पदों से पूर्ण होता है। पहला पद है कूटना एवं पीसना, दूसरा पद है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण यानी कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हैं, मिट्टी है, उसे हटाने के लिए हम उसे गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा करते हैं, जिसमें जल की धारा द्वारा साफ किया जाता है अयस्क को। इसके बाद निस्तापन। जो सांदित अयस्क है उसका निस्तापन हम लोग करते हैं, जिससे कि अयस्क शुष्क हो जाता है। अयस्क शुष्क हो जाता है। अयस्क क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। यदि कोई कार्बोनेट अयस्क अगर अयस्क है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्साइड शुरू से कूटना एवं पीसना। दूसरा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा किया जाता है, जिसमें अशुद्धियां को जल की धारा द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद निस्तापन जो सांदित अयस्क है उसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो अयस्क शुष्क हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जारण। जो निस्तापित अयस्क है, जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक की अशुद्धियां उसके वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? उसके वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा ये हट जाता है। क्या हुआ? सल्फर वायु की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करेंगे तो सल्फर SO2 बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा। फास्फोरस P4O10 बन जाता है और यह भी वाष्प बन के हट जाता है। आर्सेनिक, ये भी आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाता है और ये भी बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद यदि कोई सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क भी है,
तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या क्या किए हम, क्या क्या किए, क्या क्या किए आप, क्या क्या किए आपने, क्या किया, सल्फर पहले जैसे निस्तापन किए तो अयस्क शुष्क हो गया। यदि कोई कार्बोनेट अयस्क है तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब निस्तापित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि अशुद्धियां उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और चूंकि ये वाष्पशील होकर के उड़ जाते हैं। सल्फाइड अयस्क होते हैं, यदि सल्फाइड अयस्क हैं तो वो भी उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है प्रगलन। प्रगलन, प्रगलन में क्या होता है कि हम, प्रगलन में क्या होता है, प्रगलन का मतलब अवकरण। जब इस अयस्क का अवकरण करते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें उचित पदार्थ मिलाकर अयस्क का अवकरण किया जाता है तो उस विधि को प्रगलन कहते हैं। यानी कि अब हमको अयस्क का अवकरण करना है, वो भी किस, उचित पदार्थ मिलाकर। उचित पदार्थ मिलाकर अयस्क में उचित पदार्थ मिलाकर, अयस्क में उचित पदार्थ मिलाकर अवकरण करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अब उचित पदार्थ क्या होता है कि इसमें अयस्क 8 भाग, अयस्क, 4 भाग कोक और 1 भाग लाइम चूना पत्थर, इनको मिलाकर जिसे हम घान कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, घान कहते हैं। घान क्या क्या है, किसके मिश्रण को घान कहते हैं, तो अयस्क में उचित पदार्थ, अयस्क 8 भाग, कोक 4 भाग और चूना पत्थर 1 भाग मिलाकर जिसे घान कहते हैं, इसे बात्या भट्ठी में प्रवेश कराया जाता है एवं इस मिश्रण को घान कहते हैं। बात्या भट्ठी क्या है, बात्या भट्ठी एक लंबा सिलेंडर जैसा एक भट्ठी होता है जिसमें अंदर अग्नि रहित ईंट लगा होता है। इसमें गर्म वायु का झोंका टॉर्च के द्वारा दिया जाता है। इसके नीचे यहां पर कोयला डाल दिया जाता है। जब हॉट एयर देंगे तो ये कोयला जलता है। चूंकि ये कोयला बहुत ही ऊष्माक्षेपी होता है, इसे हम लोग कई पदों में बांटेंगे, बांटते हैं। तो यही है बात्या भट्ठी आपका, ये आपका बात्या भट्ठी है। ये आपका बात्या भट्ठी है। आप इसे समझो, देखिए ये बात्या भट्ठी क्या है कि ये एक लंबा सिलेंडर होता है। देखिए यहां पे ये ईंट लगा रहता है, आपको ईंट दिख रहा है, ये ऊष्मा रहित ईंट होता है, इस ऊष्मा प्रतिरोधक ईंट होता है। अब हम लोग बात करें कि इसमें हम लोग कप एंड कॉन विधि द्वारा, देखिए यहाँ पे 3 चीज गिराते हैं, 3 चीज का जिसको घान बोलती हो। क्या क्या होता है, आयरन अयस्क, कोक
एन चूना पत्थर, इन तीनों चीज को मिला के घान कहते हैं। इस घान को देखिए गिरा और ये पैक हो गया, अब यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। यहां पे सबसे पहले कि हम यहां पे कोयला बिछाया हुआ रहता है, ये कोयला सबसे पहले इस गर्म वायु के झोंका से यानी टायर से हॉट एयर डालते हैं। जैसे यहाँ पे हॉट एयर डालते हैं तो क्या होता है कि ये कोक जलता है, C+O2 CO2 होता है और यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है। चूंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है 393.5 केल्विन किलो जूल पर मोल होता है और जिसके चलते यहाँ का ऊर्जा, यहाँ का ताप लगभग 2170 केल्विन हो जाता है। इस क्षेत्र को दहन का क्षेत्र कहते हैं, दहन का क्षेत्र कहते हैं। हम विभिन्न बत्तिया भट्ठी पे ताप के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र हमारा दहन का क्षेत्र, यह बत्तिया भट्ठी का निचला क्षेत्र होता है, जहां पर कोयला ऑक्सीजन गर्म हवा की झोंकों से जलता है और CO2 गैस बनाता है। चूंकि यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और इसलिए इस क्षेत्र का ताप 2170 केल्विन हो जाता है। इस क्षेत्र का ताप कितना हो जाता है? 2170 केल्विन हो जाता है। अब जैसे ये CO2 बना, ये CO2 ऊपर की ओर चलना शुरू कर देता है। ये ऊपर की ओर जाने से हमारा ये ऊपर से गिरने वाला कोक से ये CO2 कंबाइन करता है। ये कोक से कंबाइन करता है, ये CO2 ऊपर से आने वाले कोक से ये कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये ऊष्माशोषी होता है, ये ऊष्माशोषी होता है यहाँ पे, जिसके चलते यहाँ का ताप 1570 केल्विन हो जाता है। इस क्षेत्र को ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहते हैं, ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का ताप 1570 केल्विन हो जाता है। फिर ये ऊपर से चूंकि चूना पत्थर गिरा, ये चूना पत्थर क्या करता है कि अगला पहला क्षेत्र दहन का क्षेत्र, इससे ऊपर ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र, ठीक इसके ऊपर धातुमल निर्माण का क्षेत्र, धातुमल निर्माण का क्षेत्र। सुने फिर से, क्षेत्र सबसे पहले बताएं कि बत्तिया भट्ठी को ताप के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला दहन का क्षेत्र, यह बत्तिया भट्ठी का सबसे निचला क्षेत्र होगा। यहां पर कोक इस गर्म हवा की झोंकों से दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चूंकि यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, अतः यहाँ का ऊष्मा 2170 केल्विन के बराबर हो जाता है। दूसरा ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र, यह CO2 ऊपर की ओर जाता है तो यह कोक से कंबाइन कर जाता है, कोक से संयोग कर जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊष्माक्षेपी होता है, अतः यहाँ पर ऊष्मा में कमी हो जाती है और यहाँ का ताप 1570 केल्विन हो जाता है। अगला है धातुमल निर्माण का क्षेत्र, ये इसके ऊपर का क्षेत्र होता है। ऊपर से चूंकि चूना पत्थर गिर रहा है, वो इस ताप पर यहाँ का ताप लगभग 1123 केल्विन होता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां से संयोग कर जाता है और धातुमल कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर देता है, धातुमल का निर्माण कर देता है।
ठीक है। अगला है हमारा सबसे ऊपरी भाग यहां का, इसको बोलते हैं अवकरण का क्षेत्र। यहां का ताप, ये देखिए डिग्री सी में दिया हुआ है, इस ताप को लेके नहीं चलेंगे हम लोग। अवकरण का क्षेत्र देखेंगे, ये 500 से 900 केल्विन होता है। इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र में ये आयरन का ऑक्साइड कोक के साथ कंबाइन कर जाता है और बना देता है Fe3O4। Fe3O4। तो देखिए यहां पे ऑक्सीजन की बात करें हम, 3 दूनी 6 आयरन हो गया। ऑक्सीजन तीसरी के 9, यहां पे 4 दूनी 8, एक ऑक्सीजन बचा प्लस CO। ये Fe3O4 ये पुनः कोक से कंबाइन कर जाता है और कोक से कंबाइन करके FeO बना देता है। देखिए यहां पे 3, तो 3 Fe3O4 सॉरी 3 Fe 3 O, एक ऑक्सीजन बचा है, सॉरी फिर से देखो, Fe3O4 प्लस C, FeO बनाया 3 FeO, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन में से एक 3 ऑक्सीजन चला गया, 3 से 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और यहां का CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना। फिर इसके बाद इस FeO फिर कोक के साथ अवकृत हो जाता है और Fe बन जाता है और Fe प्लस CO हो जाता है। इस आयरन को स्पॉन्जी आयरन कहते हैं, स्पॉन्जी आयरन कहते हैं। इसका मतलब आयरन का अवकरण का क्षेत्र में ही हो जाता है, यानी कि अयस्क का आयरन में परिवर्तन अवकरण का क्षेत्र में ही हो जाता है और इसका ताप 500 से 900 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि आपको जब हम ऊपर से देखें तो आप ऐसे समझे, यहां से कोक और ये जब घान गिरा बत्ता भट्टी से कप कोन व्यवस्था से जैसे गिरा, तो यहाँ पे ही 500 से 900 यानी सबसे ऊपर वाला क्षेत्र में ही आपका आयरन का अवकरण हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का आयरन में अवकरण हो जाता है और इस क्षेत्र को बोलते हैं अवकरण का क्षेत्र। इसको बोलते हैं अवकरण का क्षेत्र। अब जैसे ही ये सब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर धातु मल का निर्माण का क्षेत्र आएगा। धातु मल के निर्माण का क्षेत्र आएगा। धातु मल का निर्माण का क्षेत्र कैसे होता है, तो यहाँ पे जो हमारा चूना पत्थर गिरा है, ये चूना पत्थर टूटता है कि लाइमस्टोन CaCO3 CaO में और CO2 में, इसका ताप 1123 केल्विन होता है। अब ये CaO और CO2 में टूटता है। ये CaO SiO2 जो अशुद्धियां है, सिलिका जो अशुद्धियां उपस्थित है, वो अशुद्धियां से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। अब फिर नीचे की ओर जैसे ही आया तो ये कोक जो है यहाँ से आने वाली, नीचे से आने वाली CO2 के साथ कंबाइन कर जाता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसका जिसके चलते यहाँ का उष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे उष्मा घट जाता है। फिर इसके बाद नीचे आता है दहन का क्षेत्र। सबसे ये निचला हिस्सा है दहन का क्षेत्र। इस हिस्से में कोयला जलता है गर्म हवा की झोंका से, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और चूंकि ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होने के चलते 393.5 केल्विन ऊष्मा निकलता है 1 मोल में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है, इसलिए यहाँ का ताप 2170 केल्विन हो जाता है।
इसके बाद सबसे अंतिम पद हो जाता है, अंतिम क्षेत्र हो जाता है गलन का क्षेत्र। गलन का क्षेत्र, गलन का क्षेत्र में क्या होता है, यहां का 1570 केल्विन, इस क्षेत्र में आयरन तथा धातुमल सभी गल जाते हैं, गलन का क्षेत्र गल जाते हैं, और जैसी गल जाते हैं धातु भारी होता है, तो अतः धातु भारी होने के चलते नीचे चला आता है, और धातुमल हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। इसे दोनों को देखिए अलग अलग द्वार से अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आप धातुमल निकाल रहे हैं और यहाँ से गला हुआ आयरन निकाल रहे हैं। इस गला हुआ आयरन को बालू के सांचे में ढाल देते हैं, इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, और बालू के सांचे में ढाल देते हैं और डिफरेंट आकृति के बना लेते हैं, जिसे ढलुआ लोहा कहते हैं। इसे ढलुआ लोहा कहते हैं जब विभिन्न आकृति में ढाल लेते हैं। समझ में आया? तो एक बार फिर से सुनिए, ये पूरी इस तरह से पूरा हमारा आयरन का निष्कर्षण हो जाता है। शुरू से समझे। आयरन का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट। मुख्यतः कहाँ से निकालते हैं? तो हेमाटाइट अयस्क से, जो निम्न पदों में पूर्ण होता है। पहला पद अयस्क का कुटना एवं पीसना, दूसरा पद अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण से, निस्तापन से अयस्क शुष्क हो जाता है, और जो कार्बोनेट अयस्क है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जारण, अगर अशुद्धियाँ फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक अशुद्धियाँ हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और वो हट जाते हैं। यदि सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड भी है, आयरन का सल्फाइड है, तो आयरन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद प्रगलन क्या करते हैं? उचित पदार्थ मिलाकर अवकरण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रगलन। इसके लिए हम अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाते हैं और इसे बत्तिया भट्ठी में कप कोन व्यवस्था से डाला जाता है। इन मिश्रण को घान कहते हैं। ये बत्तिया भट्ठी में ये भिन्न ताप के आधार पर इस बत्तिया भट्ठी को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला दहन का क्षेत्र, ये सबसे निचला स्तर होता है। इसमें कोक को गर्म वायु के झोंका से जलाया जाता है, जिससे CO2 बनता है, और यह CO2 ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए यहाँ का ताप 2170 केल्विन हो जाता है। जैसे ही ये CO2 ऊपर की ओर जाता है और कोक से ऊपर से आने वाले कोक के साथ संयोग कर जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। चूंकि ये उष्मा शोषी होता है, अतः यहाँ का ताप में कमी हो जाता है और यहाँ का ताप 1570 केल्विन हो जाता है। अगला धातुमल निर्माण का क्षेत्र। इस क्षेत्र का ताप 1123 केल्विन रहता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में वियोजित हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका अशुद्धियाँ से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट धातुमल का निर्माण कर देता है। अवकरण का क्षेत्र, यहाँ का ताप सबसे ऊपरी भाग होता है। यहाँ का क्षेत्र 500 से 900 केल्विन के बराबर होता है। इस क्षेत्र में आयरन का ऑक्साइड हेमाटाइट Fe2O3 कोक से अभिक्रिया कर Fe3O4 बनाता है। Fe3O4 कोक से संयोग कर FeO बनाता है। FeO फिर कोक से संयोग कर आयरन में परिवर्तित हो जाता है। इस आयरन को स्पॉन्जी आयरन कहते हैं। अगला गलन का क्षेत्र, यह 1670 केल्विन के लगभग होता है और इस क्षेत्र में पूरा
पूरा घान तथा धातुमल पूरी तरह से गल जाते हैं और गल जाने से आयरन चूंकि भारी होता है अतः ये नीचे चला जाता है और धातुमल हल्का होता है इसलिए ऊपर रह जाता है और हम इसे अलग अलग द्वार से दोनों को निकाल लेते हैं। इस आयरन को कच्चा लोहा बोलते हैं। कच्चा लोहा बोलते हैं। जब इस आयरन को विभिन्न साँचा में ढाल लेते हैं तो उसे हम लोग ढलुआ लोहा कहते हैं। ये बाबू इतना अगर आप लिखिएगा, इस ढंग से लिखिएगा पद बाई पद, पद बाई पद, पद बाई पद, तो आयरन का निष्कर्षण कंप्लीट होगा और जिससे कि आप 5 मार्क्स मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम का और कॉपर का निष्कर्षण पढ़ेंगे। एल्युमिनियम और कॉपर का निष्कर्षण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबू आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार समझें और इसे आप दोस्तों लोग को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।